हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? सारे बच्चे एक बारी बता दीजिए, क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है या नहीं? यस, मस्त पृथ्वी कह रही है। चलिए, आस्था, शिल्पी, सुमंत, अंकित, दिशा, विनय, हिनीशा। अच्छा, आवाज थोड़ी सी कम कर लें, फट रही है। रुको जरा। अब देखो, अब नहीं फटेगी। देखो, मैंने ठीक कर दी है, अब नहीं फटेगी आवाज। चलिए, ठीक है सर। ओके, तो आज लेक्चर नंबर कौन सा है? आज लेक्चर नंबर है 03। यस सर। क्या आपके नोट्स अपडेटेड हैं? यस सर। क्या आपने कल का राइटिंग आंसर कर लिया? यस सर, ग्रेट, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलिए, तो एक बारी पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। स्टार्ट करें रिवीजन। यस सर, आइए रिवीजन। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 3A, 7। सेक्शन नंबर 1 कौन सा होता है? शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2, डेफिनेशन। सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3A, मेंबर severally liable in certain cases. Section 7, incorporation, incorporation of company। ठीक है? यस सर। उसके बाद बेटा हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 3, जिसमें बेसिक डिटेल्स बताई हुई हैं। क्या बताया हुआ है कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो, अगर आप एक पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो तो 7 लोग चाहिए होंगे मिनिमम। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो तो 2 लोग चाहिए होंगे, और ओपीसी चाहते हो तो 1 पर्सन चाहिए होगा, जो क्या बनेंगे, जो क्या बनेंगे, जो बनेंगे आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिमिलरली इसी से रिलेटेड एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 3A, जो ये कहता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पब्लिक कंपनी में हर टाइम पर मिनिमम 7 लोग, और प्राइवेट कंपनी में हर टाइम पर मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। अगर कंपनी बनने के बाद नंबर कम हो जाता है तो आपको कितने महीने का टाइम दिया जाएगा? 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा। 6 मंथ के अंदर अगर हम मेंबर्स नहीं लेकर आ पाए, 6 मंथ के अंदर अगर हम मेंबर नहीं लेकर आ पाते हैं, तो 6 मंथ के बाद कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, उसके लिए जो मेंबर्स जो अवेयर थे, मेंबर्स जो अवेयर थे, वो क्या हो जाएंगे? सवरली लायबल हो जाएंगे, सवरली लायबल हो जाएंगे कंपनी के इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है? हाँ, कद्दू गैंग। अबे कद्दू गैंग क्या होती है यार, मुझे क्या पता कद्दू गैंग क्या होती है। चलिए, उसके बाद हमने कुछ बातें सेक्शन नंबर 7 में पढ़ी थी। सेक्शन नंबर 7 में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पढ़ा था कि हम फाइल करते हैं स्पाइस प्लस फॉर्म। हम क्या फाइल करते हैं? स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करते हैं। किसके साथ? आरओसी के साथ। कैसे फाइल होता है? ऑनलाइन फाइल होता है। स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, और कुछ डिक्लेरेशंस जाती हैं, डिक्लेरेशंस जाती हैं। ठीक है?
इंफॉर्मेशन में क्या क्या जा रहा था? इंफॉर्मेशन में जा रहा था कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। इंफॉर्मेशन में क्या जा रहा था? कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जा रहा था। पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू एमओए, सब्सक्राइबर्स टू एमओए। डॉक्यूमेंट्स में जा रहा था एमओए, एओए, रिटर्न कंसेंट, रिटर्न कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, रिटर्न कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। डिक्लेरेशन जा रही थी, डिक्लेरेशंस जा रही थी। डिक्लेरेशन क्या जा रही थी? डिक्लेरेशंस जा रही थी। डिक्लेरेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो डिक्लेरेशन में जा रहा था, एक डिक्लेरेशन था डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। जो कौन देता है बच्चों? जो देता है प्रोफेशनल, करेक्ट, जो कंपनी को एंगेज कर रहा है और कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी वो देता है, ठीक है। और दूसरी डिक्लेरेशन कौन देते हैं? दूसरी डिक्लेरेशन देते हैं बाय सब्सक्राइबर टू एमओए देते हैं एंड फर्स्ट डायरेक्टर देते हैं। इस डिक्लेरेशन में हम क्या बताते हैं? इस डिक्लेरेशन में हम बताते हैं कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, इस डिक्लेरेशन में हम बताते हैं हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट दी है, वो कंप्लीट दी है, वो ट्रू दी है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। हम कन्विक्टेड नहीं है। हम क्या नहीं है? कन्विक्टेड नहीं है। किस चीज को कन्विक्टेड नहीं है? कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में। और तीसरी बात हम डिक्लेरेशन में लिखते हैं कि हम गिल्टी भी नहीं है किस चीज के? फ्रॉड, मिसफिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी के ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स हम ये डिक्लेरेशन देते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, लास्ट 4 नहीं बे, लास्ट 5। चलिए ओके सर, एक छोटा सा डाउट बच्चों का आया था वो क्लियर कर देता हूं मैं। एक बच्चा पूछ रहा था सर ये जो आप प्रोसीजर बता रहे हो ये कौन सी कंपनी का प्रोसीजर है? ये जो प्रोसीजर हम जान रहे हैं बेटा, किसी भी टाइप, आप चाहे प्राइवेट कंपनी खोलो यही प्रोसीजर है, पब्लिक कंपनी खोलो यही प्रोसीजर है, निधि कंपनी खोलो यही प्रोसीजर है, सेक्शन 8 कंपनी खोलो यही प्रोसीजर है, 1 पर्सन कंपनी खोलो यही प्रोसीजर है। सारी कंपनियों का, ठीक है, सारी कंपनियों का बेटा क्या है? सेम ही प्रोसीजर्स है। ये जो प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी टाइप की कंपनी अगर आप नई इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो एक बेसिक प्रोसीजर सेम होगा। हां, थोड़े बहुत बाकी कंपनी में हो सकता है एक्स्ट्रा स्टेप हो, वो हो सकते हैं, बट प्रोसीजर सब में डॉक्यूमेंट्स तो जमा करने ही पड़ेंगे, ठीक है, सब में डॉक्यूमेंट्स तो जमा करने ही पड़ेंगे। ओके, चलिए तो आज की क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए, आई होप अब किसी को और कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर, नो दिक्कत। मेरी क्लास क्यों अटक गई है? मेरी क्लास क्यों हैंग हो गई है भैया? ना 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 ना। चलिए ओके सर, आइए, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, मान लीजिए ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक ऐसी कंपनी खोलनी है जो बैंकिंग करती हो, जो क्या करती हो? बैंकिंग करती हो। अगर मुझे कोई ऐसी कंपनी खोलनी है जो क्या करती हो? बैंकिंग करती हो, जिसको हम बोलेंगे बैंकिंग कंपनी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बैंकिंग कंपनी। तो अगर मुझे बैंकिंग कंपनी खोलनी है, अगर कल को गुरप्रीत सर डिसाइड करें कि मैं बैंकिंग बिजनेस में जाना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? यस। क्या मुझे सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? यस।
मुझे भी स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, INC 32 फाइल होगा, MOA जाएगा, AOA जाएगा, सब कुछ जाएगा। लेकिन बैंकिंग कंपनी अपना बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, RBI का अप्रूवल ना आ जाए। यस और नो? तो बैंकिंग कंपनी आप खोल तो लोगे, लेकिन तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे जब तक RBI का अप्रूवल ना ले लो। अगर आप कोई ऐसी कंपनी खोलना चाहते हो जैसे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, मतलब शेयर ब्रोकर या शेयर एजेंट कंपनी खोलना चाहते हो, जो किस बिजनेस में हो, ऐसी कंपनी जो शेयर एजेंट हो। शेयर एजेंट मतलब शेयर खरीदने और बेचने में हेल्प करे। अब वो कंपनी सेम प्रोसीजर से खुलेगी, अब वो कंपनी सेम प्रोसीजर से खुलेगी, लेकिन यहां पर आप बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक सेबी हमें अप्रूवल ना दे दे, या हम सेबी के पास जाकर रजिस्टर्ड ना हो जाए, जब तक हम जाकर रजिस्टर्ड ना हो जाए। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इनकॉर्पोरेट तो हो जाती हैं, लेकिन उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या लेना पड़ता है, उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है। किसका अप्रूवल लेना पड़ता है? उनके सेक्टर का, ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो रेगुलेटर है, जो उस सेक्टर को कंट्रोल करता है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहीं पर बात आई कि देखो, मान लो कि यहां पर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की सोची, यहां पर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की सोची, ठीक है, ओके सर, कि हम एक बैंकिंग कंपनी खोलना चाहते हैं जो बैंकिंग बिजनेस करे। आपने ROC के साथ क्या फाइल करा होगा? स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करा होगा। यस और नो? विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन क्या अभी आपके पास अप्रूवल आ गया? द आंसर इज नो, अभी अप्रूवल नहीं आया है। तो आप क्या करते हो? स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ ये डिक्लेरेशन देते हो। क्या डिक्लेरेशन देते हो? कि मैं बैंकिंग करने के लिए अपनी कंपनी खोल रहा हूं, लेकिन मैं ये डिक्लेरेशन देता हूं कि मैं RBI का अप्रूवल लेकर आ जाऊंगा, ये डिक्लेरेशन हम आज ही ROC को दे देते हैं कि हम तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास RBI का अप्रूवल ना आ जाए, तब तक मैं अपना बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है? उसके बाद यहां पर कंपनी, मान लो ROC ने आपकी कंपनी क्या कर दी? इनकॉर्पोरेट कर दी। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, लेकिन अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास अप्रूवल नहीं आया। तो लॉ कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 180 डेज के अंदर, कितने? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 180 दिन के अंदर ये जो RBI का अप्रूवल आप लेकर आओगे, ये आपको ROC को सबमिट करना है। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे तब सिर्फ डिक्लेरेशन दे रहे थे कि हम अप्रूवल ले आएंगे, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद बिजनेस स्टार्ट मत करना। पहले कंपनी अप्लाई करेगी RBI के पास अप्रूवल के लिए, फिर RBI का जब अप्रूवल आ जाएगा उसे हम सबमिट करेंगे ROC के पास। तो ये अप्रूवल कब जमा होता है ROC के पास? इनकॉर्पोरेशन से पहले या इनकॉर्पोरेशन के बाद? इनकॉर्पोरेशन के बाद। स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ क्या जाएगा? अप्रूवल जाएगा या डिक्लेरेशन जाएगा कि हम आपको अप्रूवल दे देंगे, हम आपको इनकॉर्पोरेट होने के बाद अप्रूवल दे देंगे। तो स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ बेटा जाता है अप्रूवल। है अप्रूवल? नहीं सर, अप्रूवल नहीं। क्या जाएगा? यहां पर ओनली डिक्लेरेशन जाएगा, ओनली डिक्लेरेशन कि हम लेकर दे देंगे, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके बाद हम ROC के साथ फाइल कर देंगे। जब तक हम ROC के साथ ये फाइल नहीं करेंगे ना, हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी कई बार ऐसा होगा कि आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। यही बात पेज नंबर, जहां पर हमने कल छोड़ा था, पेज नंबर 2.16 पे लिखी है। क्या लिखी है? अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट, अगर आपकी कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको करने के लिए या तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या तो अप्रूवल लेना पड़ता है, किसका? उस सेक्टर के
रेगुलेटर का, जैसे अगर आप टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में जाओगे, जैसे जियो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में है, तो हमें पहले किसके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कराना पड़ेगा, है ना। अगर हम एयरलाइंस बिजनेस में जाएंगे तो हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं RBI, सेबी या इस तरह के और भी रेगुलेटर हो सकते हैं। अगर आपको उनका रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल लेना पड़ता है तो कंपनी तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगी जब तक कंपनी ने क्या ना कर दिया हो, उनका अप्रूवल या उनका रजिस्ट्रेशन ना ले लिया हो। एंड ये डिक्लेरेशन जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ ये डिक्लेरेशन भी सबमिट होगा, ये डिक्लेरेशन भी सबमिट होगा कि हां हम तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हमें सेक्टोरल रेगुलेटर का रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल नहीं मिल जाता, रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल नहीं मिल जाता। सिमिलरली मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था निधि कंपनी का, चैप्टर नंबर 1 में। निधि कंपनी कौन सी कंपनी थी? डेफिनेशन में क्या लिखा था? निधि कंपनी वो कंपनी होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफाई करती है। तो अगर आपने निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, लेकिन वो कब तक निधि कंपनी नहीं मानी जाएगी? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देगी। तो ये बात जैसे आपने बैंकिंग बिजनेस में लिख कर दी है डिक्लेरेशन, तो निधि कंपनी भी ये डिक्लेरेशन लिख कर देगी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले आएंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफिकेशन निकलवा देंगे। सो इन केस ऑफ अ कंपनी, अगर आप अपनी कंपनी को निधि कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर आना पड़ता है। निधि को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है, जो वो ऑफिशियल गैजेटे में निकाल कर देगी। एंड इसकी डिक्लेरेशन कि हां हम तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर देती, तब तक हम निधि कंपनी वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यही चीज हमें एक और डिक्लेरेशन आ गई बेटा यहां पर, दैट इज थर्ड डिक्लेरेशन। कौन सी डिक्लेरेशन है? ये डिक्लेरेशन दैट बिजनेस विल नॉट स्टार्ट, बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं होगा अंटिल अप्रूवल इज टेकन बाय द कंपनी। अंटिल अप्रूवल बोलो या रजिस्ट्रेशन बोलो, अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन इज टेकन बाय द कंपनी, तब तक हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। ये सारी कंपनियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन स्पेशल कंपनियों के लिए है जो ऐसे बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहती है जहां पर स्टार्ट करने से पहले बिजनेस को अप्रूवल लेना पड़ता है। उस टाइप की कंपनियों के बारे में बात हो रही है। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। उनके लिए बेटा ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके लिए मेरे बच्चा ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यहां पर हमारी क्या खत्म हो गई? सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यानी हमने प्रमोटर्स ने बोलो ROC के साथ सारे के सारे स्पाइस प्लस फॉर्म में फीस के साथ सारी इंफॉर्मेशन दे दी, सारी डॉक्यूमेंट्स दे दी, सारी डिक्लेरेशन दे दी जो देनी थी। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब किसका काम चालू होगा? अब काम चालू होगा बेटा ROC का। ROC क्या करेगा? इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रजिस्टर कर लेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रजिस्टर कर लेगा और आपकी कंपनी का नाम, आपकी जो कंपनी आप बनाना चाहते हो उस कंपनी का नाम लिखेगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। कहां लिखेगा? रजिस्टर ऑफ कंपनीज में लिखेगा, ठीक है। और जैसे ही आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में लिखा जाएगा तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, आपकी कंपनी उस दिन से एग्जिस्टेंस में आ जाएगी और ROC आपको एक इशू करेगा एज अ प्रूफ। क्या प्रूफ इशू करेगा? सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दिया जाएगा। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसा दिखता है?
आई होप यहां पर सबको क्लियरली दिख रहा होगा। मैं एक कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेकर आया हूं। देखो सबसे पहले ऊपर क्या लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब किसकी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे किसका नाम लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट का देखरेख सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एमसीए के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, परजुएंट टू सेक्शन 2 सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013। अब ये बाजू में क्या लिखा हुआ है, ये 18 ऑफ 2013, कंपनीज एक्ट 2013, 18 ऑफ 2013। देखो कंपनीज एक्ट को ना आप दो तरीके से बुला सकते हो। कंपनीज एक्ट, अगर आप किसी को बताओगे, कोई आपसे पूछेगा कि गुरप्रीत सर लॉ में क्या पढ़ा रहे हैं आजकल, तो आप या तो उसे कह सकते हो कि गुरप्रीत सर ना कंपनीज एक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसे बताना नहीं चाहते हो बट बताना भी चाहते हो, तो आप उसे यह भी कह सकते हो कि गुरप्रीत सर हमें पढ़ा रहे हैं 18 ऑफ 2013। 18 ऑफ 2013 मतलब 2013 का 18th एक्ट है, ये 2013 का 18th एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप उसे इस तरह से डिनोट कर सकते हो। यानी कंपनीज एक्ट को डिनोट करने के दो तरीके हैं, एक आप उसका शॉर्ट टाइटल यूज कर लो कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा आप कह सकते हो कि मैं 18 ऑफ 2013 पढ़ रहा हूं। दोनों का मतलब यही है कि आप कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हो, दोनों का मतलब यही है आप कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, देखो इन्होंने एक तो ये बताया कौन सी कंपनी, आई हेयर बाय सर्टिफाई, मैं सर्टिफाई करता हूं क्या, जीपीआर लीगल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का क्या है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इज इनकॉर्पोरेटेड, कह रहे मैं सर्टिफाई कर रहा हूं कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। कौन सी तारीख को, 6th डे ऑफ मई, यानी 6 मई 2019, यानी इसकी जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो क्या है, 6 मई 2019 इसकी क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बेटा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, और ये किसमें बनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, और ये कंपनी कौन से टाइप की है, ये कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है। ओके, उसके बाद इन्होंने आगे कुछ लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, मैंने कहा था हम लोग इस पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे, आज हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर क्या है, वो यहां पर मेंशन करा हुआ है, यहां पर मेंशन, ये किसने दिया है, आरओसी ने इसे इशू करा है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन कहते हैं, और इस कंपनी का टीडीएस नंबर, जिसको हम टैन कहते हैं, वो दिया हुआ है। ये कौन इशू करता है, ये आरओसी इशू नहीं करता, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, और इसीलिए स्पाइस फॉर्म को अब हम स्पाइस प्लस फॉर्म कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब वो सिर्फ आरओसी से अप्रूवल नहीं लेता, कंपनी बनने पर वो सिर्फ आरओसी से अप्रूवल नहीं ले रहा है, वो सीधा इनकम टैक्स के पास जाकर इनकम टैक्स का पैन नंबर भी बनवा ले रहा है। तो यानी हमारा टाइम बच गया। पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन के लिए अलग से हमें अप्लाई करना पड़ता था। अब हमारा वो टाइम बच जाता है स्पाइस प्लस फॉर्म की वजह से। फिर उन्होंने लिखा कि कौन सी तारीख को उन्होंने साइन करा, किन्होंने कराई, ये डिजिटल सिग्नेचर है, कीर्ति अंकल के डिजिटल सिग्नेचर है, और इन्होंने किसके बिहाफ पर करा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, किसके बिहाफ पर करा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बिहाफ पर करा है। सो दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी, क्योंकि अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, मतलब ये कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, ये कंपनी हम एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। और यहां पर लगी हुई है आरओसी की सील, ये क्या लगी हुई है,
आरओसी की सील लगी हुई है और ये आरओसी के डिजिटल सिग्नेचर हो रखे हैं, डिजिटल सिग्नेचर हो रखे हैं, डिजिटल सिग्नेचर हो रखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, देखिए द आरओसी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन आरओसी को दिए थे, आरओसी उनको क्या कर लेगा, अपने पास रजिस्टर करके रख लेगा डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन को। कहां पर रख लेगा, इन दी रजिस्टर। और क्या इशू करेगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में इशू होता है, INC 11। मतलब अभी जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया, ये फॉर्मेट क्या है, ये INC 11 का फॉर्मेट है। इसमें बस वो क्या चेंज करते हैं, कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं, कंपनी की डेट चेंज कर देते हैं और आरओसी जहां का होता है वो चेंज हो जाता है, बट प्रॉपर फॉर्मेट यही रहता है, प्रॉपर फॉर्मेट यही रहता है। ठीक है, ओके। इसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, दैट इज पैन भी मेरे बच्चा इसमें मेंशन होता है। सिन कहां है बेटा, सिन ये तो रहा मेरे बच्चा पूछ रहा है सिन कहां है। अभी सिन पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखो सिन होता क्या है, सिन होता है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे इंडिविजुअल को, जैसे बेटा इंडिविजुअल को मिलता है आधार कार्ड, इंडिविजुअल को क्या मिलता है, हमारे यहां पर आपके सबके पास मुझे लगता है आधार नंबर होगा, यस और नो, यस और नो। यस सर, हमारे पास सर आधार नंबर है, तो इंडिविजुअल के पास आधार नंबर है। ठीक है, वैसे ही ये हम आरओसी से हमारी कंपनी को क्या मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है। क्या मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। आइए इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। चलिए, अब आप कह ही रहे हैं ये वाला तो ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, यहां पर लिख लीजिए ऑलरेडी शोन, है ना, ऑलरेडी शोन। मैंने आपको लेटेस्ट फॉर्मेट दिखा दिया है, ये पुराना फॉर्मेट इन्होंने लगा रखा है। चलिए डिकोड करते हैं, सारे बच्चे डिकोड करेंगे। क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, यस बेटा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। आप किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 50 या 100 रुपए की फीस लगती है आरओसी पे, उतनी फीस आप पे करके किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटेल डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ध्यान से सुनना वरना रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, वरना रात को नींद नहीं आएगी बेटा, नींद नहीं आती है रातों में। चलिए आइए बात करते हैं, मैं दो एग्जांपल लूंगा, एक मैं लूंगा जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है और एक मैं एग्जांपल लूंगा जो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, ताकि आपको 100% क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिक्स वाला की बात करेंगे, दैट इज CIN, दैट इज CIN। सबसे पहले काउंट करेंगे ये कितने हैं, 1, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी कितने का होता है ये, 21 कैरेक्टर्स का होता है। चलो एक चीज तो क्लियर हो गई, ये 21 कैरेक्टर्स का होता है। अब सबसे पहला वर्ड लेंगे दैट इज यू। सबसे पहले क्या लेंगे, यू। तो यू की अगर मैं बात करूं, ये जो यू मेंशन है यहां पर, यू मेंशन है, यू ये डिनोट करता है कि ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। क्या डिनोट करता है कि ये कंपनी क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है। अगर ये कंपनी लिस्टेड होती, अगर ये कंपनी लिस्टेड होती
तो यहां पर यू मेंशन नहीं होता, यहां पर एल मेंशन होता है। दूसरे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, आपको दिख जाएगा, बट ये एक अनलिस्टेड कंपनी है तो यू से हमें पता चल गया। फिर आगे चलते हैं, आगे के 5 करेक्टर्स, दैट इज 80900। नेक्स्ट करेक्टर क्या है? 80900। ये 5 करेक्टर्स क्या बताते हैं? अगले 5 करेक्टर्स बताते हैं इंडस्ट्री कोड। क्या बताते हैं? इंडस्ट्री कोड बताते हैं। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी एजुकेशन सेक्टर में है। ये कंपनी कौन से सेक्टर में है? एजुकेशन सेक्टर में है। तो ये एजुकेशन सेक्टर में है, उसका इंडस्ट्री कोड है, उसका इंडस्ट्री कोड है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इंडस्ट्री कोड बाय एमसीए तो आपको एक 100 पेज की पीडीएफ मिलेगी जिसमें आप सर्च कर सकते हो इन नंबर्स को। उसके बाद नेक्स्ट 2 लेटर्स देखते हैं, यूपी। नेक्स्ट 2 लेटर क्या है? यूपी। यूपी मतलब ये कंपनी कहां रजिस्टर्ड है? उत्तर प्रदेश में। यूपी मतलब ये आपको स्टेट की बात बता रहे हैं, ये कौन से स्टेट की कंपनी है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद 4 डिजिट है 2020। उसके बाद क्या है? 2020। 2020 ये बता रहा है कि ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यानी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई है, 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है पीटीसी। पीटीसी, पीटीसी का मतलब है ये एक प्राइवेट कंपनी है। पीटीसी का मतलब क्या है? ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। और लास्ट नंबर है 129223। लास्ट नंबर क्या है? 129223। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है कि आरओसी ने अपने रजिस्टर में इसे इस नंबर पर रजिस्टर किया है, यानी ये 129223 नंबर पर आरओसी ने इसे क्या किया? रजिस्टर किया। क्या ये आपको क्लियर हुआ ब्रेकअप? जल्दी बताइए, क्या ये ब्रेकअप आपको क्लियर है क्या? फिर हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। यस शुभम बेटा, क्या ये ओके है? तो हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। आई विल टेक दिस सेकेंड एग्जांपल जो मॉड्यूल में दिया हुआ है। यस करण, चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जो मॉड्यूल में गिवन है। अब मॉड्यूल वाले एग्जांपल पर चलते हैं। मॉड्यूल में गिवन है बेटा सिन इंफोसिस लिमिटेड का, ये रहा, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम लोग, ये क्या है? एल। एल का मतलब क्या हो गया? इंफोसिस का अब मैं ब्रेकअप बताता हूं। इंफोसिस, इंफोसिस लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड का अगर मैं ब्रेकअप बताता हूं तो सबसे पहले एल मतलब ये कंपनी क्या है? एक लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी क्या है? एक लिस्टेड कंपनी है। दूसरा इन्होंने मुझे बताया 85110। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? 85110। ये इसका इंडस्ट्री कोड है जो ये बताता है कि ये एक आईटी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? ये एक आईटी कंपनी है। उसके बाद इन्होंने बताया के ए का मतलब है ये कंपनी कर्नाटका की है। के ए मतलब ये कंपनी कर्नाटका की है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया 1981। 1981 क्या है? यानी ये इस कंपनी का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, ओके। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया यहां पर पीएलसी लिखा है या पीटीसी लिखा है? पीएलसी लिखा है या पीटीसी लिखा है? पीएलसी। पीएलसी का मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है। पीएलसी का मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है। और लास्ट फिर डिजिट्स देखेंगे 013115, 013115, ये इसका इस आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है।
इस आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। बस यही बात इन्होंने बताई है। तो यहां पर इंफोसिस लिमिटेड के सिन का क्या है, ये एकदम ब्रेकअप है। तो सारे बच्चे एक बारी इसे रीड कर लीजिए, यहां से लेकर यहां तक खुद से रीड कर लीजिए, फटाक से फटाफट रीड कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। यस बेटा, हमेशा 21 होंगे जब तक लॉ चेंज नहीं होता। जब तक लॉ चेंज नहीं होता। डन 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 डन, यस सर डन। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है ऊपर कि जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दिया जाता है, आरओसी कंपनी को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देता है जो हर कंपनी के लिए अलग होता है, और ये उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होता है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एक 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होती है, 21 अल्फा न्यूमेरिक, यानी इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, और इसमें नंबर भी होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो हर सिन हमेशा क्या होगा, 21 का होगा, हमेशा 21 का होगा बेटा अदीबा जी। चलिए ओके सर। अब यहां पर हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। जैसे ही हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, हमारी कंपनी क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है बेटा, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक है ओके सर। अब लॉ कह रहा है आगे की बात कि देखो ये जो कंपनी है, प्रमोटर्स ने ठीक है, आरओसी के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट एंड इतनी सारी इंफॉर्मेशन फाइल करी, है। तो आरओसी क्या कर रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दे रहा है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन है ना, इस कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन की एक कॉपी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखनी पड़ेगी। कितने सालों के लिए रखनी पड़ेगी? नॉर्मली बच्चे को लगता है 8 साल, पता नहीं क्यों लगता है, बट 8 साल नहीं बेटा। ये कॉपी कंपनी को तब तक संभाल के रखनी है, कब तक संभाल कर रखनी है, अंटिल डिसॉल्यूशन। जब तक कंपनी चल रही है तब तक उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन की एक कॉपी संभाल कर रखी जाएगी। जिस दिन कंपनी बंद होगी उसके बाद आपको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, बट जब तक कंपनी, तो ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर वो आपको ऑप्शन देगा, कहेगा 8 साल के लिए रखनी है, 4 साल के लिए रखनी है, या डिसॉल्यूशन तक रखनी है, तो आपको डिसॉल्यूशन टिक मारना है। दूसरा एमसीक्यू जो बनेगा वो ये होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कहां रखने हैं, कौन से ऑफिस में रखने हैं। तो याद रखना, ये कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल के रखेगी, अब जैसे ही मैं डिसॉल्यूशन बोलता हूं, बच्चे का दिमाग घूम जाता है। बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हां सर, वाइंडिंग अप क्या होता है, सर डिसॉल्यूशन क्या होता है, सर लिक्विडेशन क्या होता है, सर स्ट्राइक ऑफ क्या होता है,
सर इंसॉल्वेंट क्या होता है, ऐसे करके वो बड़े सारे सवाल पूछने लगता है, ऐसे करके वो बड़े सारे सवाल पूछने लगता है। ठीक है, बड़े सारे सवाल पूछने लगता है, पता नहीं क्यों पूछने लगता है, बट पूछने लगता है यार कि वाइंडिंग अप होगी तो क्या होगा, डिसोल्यूशन क्या होता है, लिक्विडेशन होता है, स्ट्राइक ऑफ। जरा बता दो इनके बीच क्या ये सब सेम है, क्या ये सब सेम है क्या सर? क्या ये सारी टर्म्स जो गुरप्रीत सर आपने लिखी है, क्या ये सारी टर्म्स एकदम सेम है या इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई फर्क है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अब समझाना तो पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसॉल्वेंट से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसॉल्वेंट से। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट जरूरी नहीं है कंपनी हो, इंसॉल्वेंट कोई भी पर्सन हो सकता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज से कम हो गए हैं। लाइबिलिटीज यानी अगर किसी पर्सन के टोटल एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज से क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उसके एसेट्स कम हो जाते हैं। मान लो एक पर्सन के एसेट्स हैं 100 करोड़ के और उसकी लाइबिलिटी है 120 करोड़ की, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। कोर्ट ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन, इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, ओके, यस सर। चलिए अब सेकंड पॉइंट आता है इंसॉल्वेंसी ओके है सबकी? यस सर, इंसॉल्वेंसी ओके है। फिर आता है इंसॉल्वेंसी हो गया, फिर आता है डिससॉल्यूशन। डिससॉल्यूशन की बात करते हैं, डिससॉल्यूशन ऑफ कंपनी। डिससॉल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी का डिससॉल्यूशन का मतलब होता है, कंपनी के डिससॉल्यूशन का मतलब होता है उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देना। उसकी एग्जिस्टेंस को क्या कर देना? खत्म कर देना। यानी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी उस कंपनी को परमानेंटली खत्म कर देना, हम उसको बोलेंगे डिससॉल्यूशन ऑफ कंपनी। डिससॉल्यूशन ऑफ कंपनी। अब एक क्वेश्चन आएगा कि भैया डिससॉल्यूशन का मतलब होता है कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म होगी। इसके बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, समझेंगे। फिर आते हैं हम वाइंडिंग अप पे। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन सेम ही होता है। वाइंडिंग अप मैं सबको कनेक्ट करके भी दूंगा, डोंट वरी, मैं सबको कनेक्ट करके दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन की बात करता हूं। इसका मतलब है कंपनी के एसेट्स को सेल करना, कंपनी के एसेट्स को सेल करना। ठीक है, कंपनी के एसेट्स को सेल करना एंड कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करना, कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करना। यानी सारे एसेट्स को बेचकर कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करना, इसको हम बोलेंगे वाइंडिंग अप, इसको हम बोलेंगे वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। ये एक लीगल प्रोसीजर है, ये एक लीगल प्रोसीजर है। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? कंपनी का नाम जिस रजिस्टर में लिखा था, कंपनी का नाम कहां लिखा था? रजिस्टर ऑफ कंपनीज में लिखा था, उस वहां से इसका नाम क्या कर देते हैं? स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्ट्राइक ऑफ। और फिर हमारी कंपनी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। अब ध्यान से देखना, मैं सारी चीजों को इंटरलिंक कर रहा हूं, मैं सारी चीजों को इंटरलिंक करके दिखा रहा हूं। इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो काम हो गया। मान लीजिए एक ए लिमिटेड है, ठीक है, ए लिमिटेड में दो केस हो सकते हैं। या तो वो सॉल्वेंट है मतलब उसके एसेट्स हैं 500 करोड़ के और उसकी लाइबिलिटीज हैं 300 करोड़ की, उसकी लाइबिलिटीज है 300 करोड़ की। ठीक है, और एक केस हो सकता है
इंसॉल्वेंट, एक केस हो सकता है इंसॉल्वेंट, यानी उसके एसेट्स हैं 100 करोड़ के और उसकी लाइबिलिटीज है 120 करोड़ की। ठीक है, अब यहां पर मुझे बताओ हम कौन सी कंपनी को बंद कर सकते हैं? कोई बताएगा इन दोनों केसेस में से कौन सी कंपनी बंद कर सकते हैं? बेटा इन दोनों केसेस में सोच कर बताना, ये वाली कंपनी बंद होगी या ये वाले केस में कंपनी बंद होगी? कौन से केस में कंपनी बंद होगी? बेटा आप चाहो तो दोनों केसेस में कंपनी बंद करवा सकते हो, सॉल्वेंट में भी और इनसॉल्वेंट में भी। मतलब अब हम नहीं करना चाहते, बिजनेस बंद कर सकते हैं कि नहीं? आपकी यही गलत सोच है कि सिर्फ इंसॉल्वेंट। ना ना ना, आप चाहो यार, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार बहुत पैसा कमा लिया मैंने जीवन में, बहुत पैसा कमा लिया मैंने अपनी कंपनी से, अब मैं इस कंपनी को बंद करना चाहता हूं, अब मैं इस कंपनी को क्या करना चाहता हूं? बंद करना चाहता हूं। ठीक है, यस और नो? यस सर। तो यहां पर आप इसे भी बंद कर सकते हो, है ना? इसको आप करोगे वॉलेंटरी बंद, इसको आप वॉलेंटरी बंद करोगे, इसको क्रेडिटर्स बंद करवा देंगे। इसको आप वॉलेंटरी बंद कर सकते हो और इसको आप क्रेडिटर्स बंद करा देंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप वॉलेंटरी बंद भी करोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी? वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी। वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी मतलब हम एसेट को सेल करेंगे, एसेट को सेल करेंगे 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए के बिक गए, पैसे आ गए। फिर हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे 300 करोड़ की। जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा एक्स्ट्रा, वो किसको दे देंगे? एक्स्ट्रा पैसा किसको दे देंगे? किसको दे देंगे एक्स्ट्रा पैसा? एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे शेयर होल्डर्स को, और इस कंपनी का नाम हटा देंगे, इस कंपनी का नाम हटा देंगे रजिस्टर ऑफ कंपनी से, और ये कंपनी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। ये कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, ये कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ओके। और ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कंपनी का लिक्विडेटर करेगा, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा। दूसरा, क्रेडिटर्स वाले केस में क्या होगा? यहां पर वाइंडिंग अप होगी, एसेट को सेल करेंगे, 100 करोड़ रुपए आएंगे, एसेट को सेल करेंगे 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए आएंगे। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज को हम पे कर देंगे 120 करोड़ की। क्या पूरी हो पाएंगी? नहीं, शॉर्टफॉल रह जाएगा। कितने का शॉर्टफॉल रह जाएगा? 20 करोड़ का। कितने का शॉर्टफॉल रह जाएगा? 20 करोड़ का शॉर्टफॉल रह जाएगा। और नॉर्मली हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंपनी क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, तो ये 20 करोड़ का क्रेडिटर्स का लॉस हो जाएगा, क्रेडिटर्स का 20 करोड़ का लॉस हो जाएगा, यानी बेड डेट्स हो जाएंगे उनके। और यहां पर कंपनी का नाम हम हटा देंगे रजिस्टर से, और इस कंपनी को हम क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे, यानी ये कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ये कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसीजर है, ये आपका वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है, और वाइंडिंग अप से अल्टीमेटली आपकी कंपनी बंद हो जाती है, आपकी कंपनी बंद हो जाती है। चलिए, आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अनलिमिटेड होती तो क्या होता बेटा? अनलिमिटेड होती तो कंपनी मेंबर से पैसा मंगाती, कंपनी के मेंबर्स पैसा पे करते, क्रेडिटर्स को पैसा पे हो जाता, सिंपल। ठीक है शिवानी जी? यस एकमजीत जी, बिल्कुल। आकाश बेटा, उसके बारे में बात चैप्टर 4 में करेंगे। ठीक है, यार ये देखो, ये आ गया एक और बच्चा कह रहा है एसेट तो हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होते हैं। क्या बताऊं बेटा अब तुम्हें मैं? एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होते हैं शिवम? क्या शिवम सही कह रहा है? कह रहा है सर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। कह रहा है आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। एसेट्स तो हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होते हैं,
आपके एसेट्स तो लायबिलिटी से इक्वल ही नहीं हो रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। अरे मेरे बच्चा, मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई, मुझे लगा तुम एक चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, तुम समझ जाओगे। यहां पर एसेट्स कितने थे? यहां पर एसेट्स थे 500 करोड़ के, यहां पर एसेट्स 500 करोड़ के थे। यहां पर जो लायबिलिटीज थी, मान लीजिए क्रेडिटर्स थे 200 करोड़ के, क्रेडिटर्स थे 200 करोड़ के, ठीक है, क्रेडिटर्स थे 200 करोड़ के, और शेयर कैपिटल थी 100 करोड़ की, ये आपकी लायबिलिटीज हो गई। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े थे 200 करोड़, ये आपकी टैली हो गई 500 करोड़ की बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए, ये आपकी 500 करोड़ की बैलेंस शीट टैली हो गई, ठीक है। क्या ये टैली हो गई? यहां पर मैंने एसेट को सेल करा, 500 करोड़ आए, पहले मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 200 करोड़, फिर मैंने शेयर कैपिटल को पे कर दिया 100 करोड़, बचे अभी भी 200 करोड़ एक्स्ट्रा बच गए, वो मैंने किसको दे दिए? शेयर होल्डर्स को दे दिए, बस। चलिए, ओके सर, शिवम कह रहा है हाँ हाँ अब मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाहते हो। अब आप आगे चलो सर, आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो। तो यहां पर मेरे बच्चा, द कंपनी शॉल मेंटेन एंड प्रिजर्व कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनली फाइल हुए थे, वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं। ये आपका एमसीक्यू है, दिस इज एमसीक्यू। और कब तक रखने हैं? टिल डिसोल्यूशन रखने हैं, ये भी एमसीक्यू है। टिल डिसोल्यूशन रखने हैं, ये भी एमसीक्यू है। अब आती है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि अगर आपने सब कुछ सच बोल के कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी को झूठ बोल के इनकॉर्पोरेट करा जा सके? हां, ऐसा हो सकता है कि नहीं? आपने जब डॉक्यूमेंट फाइल करे, प्रमोटर्स ने जब आरओसी के पास डॉक्यूमेंट फाइल करे, तो उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दे दी? फॉल्स दे दी। उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दे दी? फॉल्स दे दी। या उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात जो है वो नहीं दी, ओमिट कर दी, छुपा ली। तो यहां पर क्या होगा? अगर आपने स्पाइस प्लस फॉर्म में गड़बड़ कर दी, मिस्टर ए ने स्पाइस प्लस फॉर्म भरते हुए झूठ भर दिया, तो उस केस में क्या होगा? तो यहां पर देखो, एक ना एक दिन आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन कुछ गलत दी होगी, तो हो सकता है, क्योंकि कंपनी कई साल चलने वाली है, तो हो सकता है कि आपने झूठ बोला और आप पकड़े जाओ। अब डिपेंड करता है कि आपका झूठ कब पकड़ा जाएगा। अगर आपका झूठ पकड़ा गया बिफोर इनकॉर्पोरेशन, बिफोर मतलब अभी तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, अभी तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, अभी तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया था, लेकिन आरओसी ने डॉक्यूमेंट चेक करके पकड़ लिया कि आपने झूठ बोला है। जैसे एक प्रमोटर था जिसने जो फ्रॉड किया था, लास्ट 3 साल पहले ही फ्रॉड किया हुआ था, और उसमें वो गिल्टी भी था, लेकिन उसने डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया, आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी। दिक्कत है कि नहीं? हां सर दिक्कत है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमने डिक्लेरेशन मांगी थी कि आप फ्रॉड के गिल्टी नहीं हो, और आपने फिर भी साइन कर दिया, गलत इंफॉर्मेशन दी है। आरओसी ने आपको पकड़ लिया, आरओसी को पता चल गया कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है इसमें गलत लिखा है। कब पकड़ लिया? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले ही उसने आपको पकड़ लिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, यानी इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही अगर पकड़ लिया तब क्या होगा? अगर कोई पर्सन फर्निश करता है, प्रोवाइड करता है फॉल्स या इनकरेक्ट पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आपने फॉल्स दी है या इनकरेक्ट दी है, या अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया है, मतलब छुपाया है, और आपको पता था कि आप झूठ बोल रहे हो, और आपने फिर भी आरओसी के साथ फाइल कर दी, तो वो पर्सन जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, हम मानेंगे कि उसने फ्रॉड किया है, और उस पर सेक्शन 447
जिसमें 10 साल तक की जेल लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 10 साल तक की जेल लिखी हुई है, वो आपको दे दी जाएगी। मतलब यहां पर बिफोर इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर उस पर्सन के ऊपर क्या लग जाएगा? यहां पर उस पर्सन के ऊपर लग जाएगा सेक्शन 447। 447 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में, मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में, कि कितना फाइन लगेगा, कितने साल की जेल होगी, वो सब कुछ 447 में मेंशन है। बट अभी के लिए ये समझ लो कि ये बहुत खतरनाक सेक्शन है 447, जिसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है उस बंदे को जिसने इंफॉर्मेशन झूठी दी थी या इंफॉर्मेशन सप्रेस करी थी। ये कब होगा? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, उससे पहले ही आरओसी ने पकड़ लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हो? ऐसा हो सकता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हो और 3-4 साल बाद जाकर आरओसी को यह बात पता चले ये डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया था वो झूठा डॉक्यूमेंट था। हो सकता है। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमने आफ्टर इनकॉर्पोरेशन करा तो क्या होगा? अब यहां पर ना सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, इनकॉर्पोरेशन में कंपनी बन चुकी है, कंपनी के साथ क्या करें? कंपनी के साथ क्या करें? अगर इनकॉर्पोरेशन हो चुका है तो कंपनी तो बन गई और कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन वाली है, इसका क्या करेंगे? यहां पर यह प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि कंपनी बनी ही नहीं थी, तो सोचना नहीं पड़ा कि इस कंपनी का क्या करें। बट दिक्कत यहां पर आती है जब कंपनी बन जाती है, उसके बाद अब कंपनी का क्या करें, और प्लस उन पर्संस का क्या करें जिनकी गलती थी। और यही लॉ ने बताया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वाला। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगर किसी भी टाइम कभी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद यह प्रूव हो जाता है, कहां प्रूव हो जाता है? एनसीएलटी में। कहां प्रूव हो जाता है? एनसीएलटी में प्रूव हो जाता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई गई थी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर, या कोई मेटीरियल इंफॉर्मेशन को छुपाकर, या फ्रॉडुलेंट एक्शन, कोई फ्रॉड कर कर। तो इस केस में हम सिर्फ उस पर्सन को नहीं पकड़ेंगे जिसने झूठी इंफॉर्मेशन दी थी, इस केस में हम उसे तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, साथ में हम कंपनी के प्रमोटर्स को पकड़ेंगे, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स को पकड़ेंगे और उस पर्सन को भी पकड़ेंगे जिसने वो झूठी डिक्लेरेशन दी थी। यहां पर सबके ऊपर लगेगा सेक्शन 447, यानी प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर और पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया, यहां पर प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर्स और पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, इनके ऊपर लगेगा डिक्लेरेशन, इनके ऊपर लगेगा सेक्शन 447, सेक्शन 447। ठीक है, चलिए तो यहां पर अभी हम मुन्नी ब्रेक लेते हैं और फिर मैं आगे चलूंगा। ओके, चलिए। कंपनी के साथ क्या होगा ये थोड़ा सा हमें डिटेल में जानना होगा। कशक वैष्णव बेटा, एनसीएलटी की फुल फॉर्म बेटा हमने बताई थी आपको चैप्टर नंबर 1 में। क्या तुमने चैप्टर 1 सही से नहीं देखा है? एनसीएलटी की फुल फॉर्म हमने चैप्टर 1 में बताई थी। सर सीएस पेनल्टी, सीएस पर भी पेनल्टी लग सकती है। मुझे बताओ, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी होगी, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो क्या आप पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? सोच कर बताओ। आपको पता था कि प्रमोटर जो है फ्रॉड करके बैठा है 3 साल में, फिर भी आपने कहा अरे ठीक है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो,
क्या लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? तो यार लगनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप गलत काम करते हो तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूं सीए को तो पहले 20 साल डाल दो, 10 साल क्यों डाल रहे हो? है निशा बेटा, कौन सी बुक्स डिस्पैच नहीं हुई है बेटा? मॉड्यूल डिस्पैच, मैं तो मॉड्यूल से पढ़ाता हूं। हम्म हम्म हम्म। तुझे देखा तो ये जाना सन। आज हमने 2 डेज टारगेट नहीं लिखा क्या? ऐसा क्यों लग रहा है आज हमने 2 डेज टारगेट नहीं लिखा? और आपने याद भी नहीं दिलाया क्या मुझे? प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम। हाँ, एक बच्चा कह रहा है यार पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती, मुझे तो यही नहीं समझ आता। आओ दिखाऊं तुम्हें। ये देखो, ये मैंने गूगल ड्राइव खोल ली, दिख रही है क्या? यहां पर मैं गया चैप्टर वाइज टाइप्ड हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है? चैप्टर वाइज टाइप्ड हैंड रिटन नोट्स में गया, ओके। अब यहां पर देखो, ये रहा चैप्टर 1, मैंने इस पे क्लिक करा, दिख रहा है क्या सबको? ये मैंने चैप्टर 1 पे क्लिक करा, क्या दिख रहा है? ठीक है। यहां पर देखो एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ये 3 डॉट्स के लेफ्ट में, 3 डॉट्स के लेफ्ट में गूगल ड्राइव प्रिंट डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा, देखो लिखा आ गया स्कैनिंग फॉर वायरसेस। और ये देखो, डू यू वांट टू डाउनलोड चैप्टर 1? डू यू वांट टू डाउनलोड चैप्टर 1? ठीक है, ओके। तो यहां पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहां पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। चलिए, खुल गई, ये देखो खुल भी गई ये तो। फोन पे भी होती है बेटा, मैंने फोन पे भी करके देखी हुई, मैंने 3 बार करी है कल फोन पे, ठीक है। चलिए, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है गलत इंफॉर्मेशन से। इस कंपनी का क्या करेंगे? इस कंपनी का क्या करेंगे? ये जो कंपनी गलत इंफॉर्मेशन से इनकॉर्पोरेट हुई है, इस कंपनी का क्या करेंगे? तो ये कौन डिसाइड करेगा? लॉ कहता है ये ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा, चाहे ट्राइब्यूनल बोलो, एनसीएलटी बोलो, एनसीएलटी बोलो, या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलो, एक ही बात है। तो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा एज इट में डीम फिट, एज इट में डीम फिट मतलब जो ट्राइब्यूनल को सही लगेगा, जो ट्राइब्यूनल को
केस में सही लगेगा वो ऑर्डर उस कंपनी के लिए पास कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो उसे लगता है, ट्राइब्यूनल को लगता है कि यहां पर क्रेडिटर्स के साथ गलत हो रहा है ना, यहां पर अगर ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि इस कंपनी में ट्राइब्यूनल के साथ गलत हो रहा है, वो मेंबर्स की, ट्राइब्यूनल अगर चाहे तो ऐसी कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। इतनी पावर है ट्राइब्यूनल के पास। अगर वो चाहे ट्राइब्यूनल तो ऐसी कंपनी को वाइंडिंग अप में ले जा सकता है। कहां ले जा सकता है? वाइंडिंग अप की। ऐसी कंपनी को क्या कर दो, वाइंड अप कर दो। अगर वो चाहे ट्राइब्यूनल तो क्या कर सकता है? मैनेजमेंट चेंज कर सकता है कंपनी की। मैनेजमेंट चेंज मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज कर सकता है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज कर सकता है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है? आरओसी को बोलकर ऐसी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में से रिमूव करवा सकता है। ये सारी, और भी कुछ भी कर सकता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल है कि उस कंपनी के साथ ट्राइब्यूनल क्या क्या कर सकता है। अगर पता चल गया कि वो जो कंपनी थी, और ये एग्जाम में भी आता है, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को या इंफॉर्मेशन को छुपाकर, या फ्रॉड्यूलेंट एक्शन से, तो एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो ऑर्डर पास कर सकती है। क्या ऑर्डर पास कर सकती है? एज इट में डीम फिट, मतलब जो ट्राइब्यूनल को सही लगेगा उस केस के अंदर वो ऑर्डर वो उस कंपनी के खिलाफ पास कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी की रेगुलेशन मैनेजमेंट को चेंज कर सकती है, वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकता है, वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकता है, वो मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है, वो सीधा आरओसी को बोल सकता है कि इस कंपनी का नाम रिमूव कर दो। कहां से रिमूव कर दो? रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से इस कंपनी का नाम रिमूव कर दो। वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है, ये सारे ऑर्डर्स की पावर किसके पास है बेटा? ट्राइब्यूनल के पास है। कि कोई भी कंपनी अगर गलत इंफॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेट कराई गई है तो एनसीएलटी के पास उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा पावर है जो वो उसके अगेंस्ट कर सकती है। बट एक सवाल आता है कि एनसीएलटी डिसाइड कैसे करता है? एनसीएलटी ये डिसाइड कैसे करता है? क्या डिसाइड कैसे करता है? कि इसे वाइंडिंग अप में भेजें, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट चेंज कर दें, इसका रिमूवल कर दें। ये डिसाइड कैसे करता है? एनसीएलटी को कैसे पता है कि कौन सा वाला डिसीजन लेने चाहिए? बिकॉज एनसीएलटी के पास तो इतने सारे ऑप्शन है, वो तो कुछ भी कर सकता है। जजेस ये डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें इस वाले केस के अंदर वाइंडिंग अप करनी चाहिए या मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देना चाहिए? कैसे करता है? तो लॉ बोलता है ये डिसाइड करने के लिए ऑर्डर पास करने से पहले, ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एनसीएलटी सबसे पहले मौका देता है कंपनी को। किस चीज का? अपने हक में बात कहने का, जिसको हम बोलते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। शॉर्ट में बोले तो OOBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हम सबसे पहले कंपनी को मौका देते हैं कि कंपनी देखो, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, क्या तुम अपने उसमें कोई कुछ अपने हक में कोई बात कहना चाहती हो या नहीं कहना चाहती हो? तो वो अगर कुछ भी कहना चाहती है, कंपनी अगर अपने हक में कोई बात कहना चाहती है, तो वो कोर्ट में हमेशा, जैसे मुजरिम भी होता है जिसके ऊपर केस चल रहा होता है,
उसको भी मौका दिया जाता है, वैसे ही कंपनी को भी मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। और दूसरा, ट्राइब्यूनल पहले यह देखता है कि यह कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी में कितने इंप्लॉइज हैं, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी को बंद कर दूंगा, इस कंपनी में 50,000 इंप्लॉइज हैं, मैंने इस कंपनी को ऑर्डर कर दिया बंद करने का, इनकी जॉब्स का क्या होगा, है कि नहीं, इनकी जॉब्स का क्या होगा। कंपनी अगर मान लो बड़ी नहीं है, 50,000 इंप्लॉय नहीं है, लेकिन क्रेडिटर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कंपनी देख रही है कि कंपनी के ट्राइब्यूनल देख रहा है कि कंपनी के अंदर एसेट्स तो है ही नहीं, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है और लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो ट्राइब्यूनल कहेगा अरे यार इसकी तो लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी तो ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा है, यहां पर मुझे मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देना चाहिए। तो केस टू केस बेसिस पर वो देखता है कि कौन सी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन किस ऑर्डर से आ सकता है, इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। यानी ट्राइब्यूनल कंसीडर करता है, क्या कंसीडर करता है, कंपनी की ट्रांजैक्शंस, की कंपनी ने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं, कंपनी की क्या क्या ड्यूटीज है, कंपनी की क्या क्या एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है, क्या क्या एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है, ये सारी चीजें वो देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि इसे बंद करना चाहिए, इसे कंटिन्यू करना चाहिए, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करना चाहिए। वो केस टू केस बेसिस, ऐसा नहीं है एनसीएलटी के पास कोई भी केस जाएगा तो एक ही ऑर्डर देगा, नहीं, हर केस को वो समझेगा, कंपनी की बात सुनेगा, दूसरे पर्सन की बात सुनेगा, कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना ज्यादा बड़ा झूठ बोला गया था डॉक्यूमेंट में, उसका क्या इंपैक्ट है कंपनी की एग्जिस्टेंस में, वो सारी चीजें देखने के बाद ही, वो सारी चीजें देखने के बाद एक फाइनल डिसीजन आता है कि इस कंपनी के साथ क्या करना चाहिए, इस कंपनी के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे ये एग्जाम्पल रीड करेंगे और मुझे बताएंगे इस एग्जाम्पल में कवि क्या कहना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल को रीड करेंगे सारे बच्चे और मुझे बताएंगे क्या कहना चाहता है कवि, इसमें क्या कहना चाहते हैं। अबे डर नहीं, क्या कहना चाहते हैं, मुझे साइड कर दो तुम पहले। प्रजापति बेटा वो ट्राइब्यूनल टेक केयर कर लेगा, ठीक है प्रजापति। चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूं क्या कहना चाहता है इसमें कवि जो है ना, कवि क्या कहना चाहता है। देखो एविडेंस ना बेटा दो टाइप के होते हैं, एविडेंस अगर हम बात करें, एक होता है एविडेंस मतलब प्रूफ, ठीक है, एविडेंस मतलब प्रूफ, दो टाइप के होते हैं, एक होता है
प्राइमा फेसी एविडेंस, एक होता है प्राइमा फेसी एविडेंस, ठीक है, और एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। एक होता है प्राइमा फेसी एविडेंस और एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब होता है, प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में, कि पहली नजर में आप उस एविडेंस को सच मान लेंगे। आप उस एविडेंस को क्या मान लेंगे? फर्स्ट इंस्टेंस में आप उसे क्या मान लेंगे? सच मान लेंगे। बट इस एविडेंस को चैलेंज किया जा सकता है। इस एविडेंस को क्या किया जा सकता है? चैलेंज किया जा सकता है। मतलब दूसरा एविडेंस लाकर आप इस एविडेंस को कोर्ट में क्या कर सकते हो? चैलेंज कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। सो प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब, प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगता है कि भैया ये जो एविडेंस है ये सच्चा एविडेंस है, बट इस एविडेंस को क्या किया जा सकता है? चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। और कुछ होते हैं बेटा कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब फाइनल एविडेंस। ये प्राइमा फेसी नहीं है, ये फाइनल है। इट कैन नॉट बी चैलेंज, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे चैलेंज, आप कंक्लूसिव एविडेंस को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनल है। वो फाइनल है, उसके बेस पर जजमेंट दे दी जाएगी, उसके बेस पर जजमेंट दे दी जाएगी। अब पढ़ते हैं ये लाइन क्या कहना चाहती है, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है। देखो, द सर्टिफिकेट, अबे चल जा, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब आरओसी ने जो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। किस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आरओसी ने इशू करा है इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। किस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है? कि कंपनी के जो ऑब्जेक्ट एमओए में मेंशन है, कंपनी के जो ऑब्जेक्ट कहां मेंशन होते हैं? एमओए में कंपनी के ऑब्जेक्ट मेंशन होता है कि कंपनी किस चीज के लिए बनाई गई है। सो कंपनी के जो ऑब्जेक्ट एमओए में मेंशन है वो लीगल होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो 100% लीगल होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इलीगल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जो अलाउड नहीं है, जो अलाउड नहीं है, बट इनकॉर्पोरेट होगी। फॉर एग्जांपल, हमने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट, एलएलपी का एग्जांपल नहीं लेते, कंपनी का लेते हैं। हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जिसके एमओए में लिखा था टू सेल गन्स, टू सेल गन्स इन यूपी, टू सेल गन्स इन यूपी। और यहां पर ये जो गन्स बेचने वाले हैं कोई लाइसेंस नहीं, कंपनी बना लिया, कह रहे धंधा चलाएंगे। अब जो धंधा चलाया जाएगा वो इस चीज का चलाया जाएगा। और अब ये आरओसी ने हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे दिया। तो क्या जैसे ही हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, क्या इसका मतलब यह है कि अब ये कंपनी कर सकती है, ये लीगल हो गया? द आंसर इज नो। वो कह रहे हैं जो चीज इलीगल है वो इलीगल ही रहेगी, भले ही आपकी कंपनी को मिल गया है, क्या मिल गया है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ये बिजनेस, हमने अप्रूवल दे दिया कि तुम ये बिजनेस कर सकते हो। ऐसी कंपनी को, अब ये कंपनी ये बिजनेस तो कर नहीं सकती, ये कंपनी ये बिजनेस तो कर नहीं सकती, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कर देंगे? वाइंड अप कर देंगे। यही बात आगे लिखी है, मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द एमओए। अगर कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल ऑब्जेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल ऑब्जेक्ट है, सो द इनकॉर्पोरेशन डज नॉट वैलिडेट, द इनकॉर्पोरेशन डज नॉट वैलिडेट द इलीगल ऑब्जेक्ट। इनकॉर्पोरेशन होने का मतलब यह नहीं है कि आपके इलीगल ऑब्जेक्ट्स को लीगल मान लिया जाएगा। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। इन सच अ केस, ऐसे केस में रेमेडी मतलब ओनली लीगल राइट या लीगल रास्ता जो अवेलेबल है वो कंपनी को वाइंडिंग अप करना है, वो कंपनी को वाइंडिंग अप करना है। अब चिराग कह रहा है सर आरओसी ने चेक क्यों नहीं करा, है ना? ये क्वेश्चन आपका आ रहा है कि आरओसी ने चेक क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा आरओसी ने चेक? आरओसी चेक कर लेती, आरओसी चेक कर लेती। बेटा आरओसी ये सब काम नहीं करती,
आरओसी बस डॉक्यूमेंट लेके रख लेगी। क्यों? आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आपने डिक्लेरेशन दिया है कि सब कुछ ठीक है। आपने क्या डिक्लेरेशन दिया हुआ मैं बताता हूं। क्या आपने रिटर्न में यह लिखकर दिया है कि हमने कंपनीज एक्ट को फॉलो किया है? यस और नो? ओके, कंपनीज एक्ट को फॉलो किया है? यस सर, ये डिक्लेरेशन हमने दिया है। कल को अगर पता चल गया कि आपने इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई है, यानी आपने कौन सा सेक्शन वायलेट कर दिया? सेक्शन 3 वायलेट कर दिया। अब आपने अगर सेक्शन 3 वायलेट कर दिया, ठीक है, अगर आपने सेक्शन 3 वायलेट कर दिया तो भैया इसकी वाट लगा देंगे ना, इसकी वाट लगा देंगे। आरओसी के पास पावर है, ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, इसकी वाट लगा देंगे। ठीक है, चलिए ओके सर, आगे चलते हैं। यहां पर हमारा सेक्शन 7 ओवर हो जाता है, यहां पर हमारा सेक्शन 7 ओवर हो जाता है। उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। आज का हमारा लास्ट टारगेट है बेटा सेक्शन नंबर 8। क्या आप लोग रेडी है सेक्शन नंबर 8 के लिए? यस सर, हम तो कब के रेडी बैठे हैं, हम तो चाह रहे थे ये खत्म हो। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 की बात अब हम करेंगे, सेक्शन 8, क्योंकि इसकी बात हुई थी पहले, अगर आपको याद होगा इसका जिक्र आया था। और ये एग्जाम के लिए, ये वाला सेक्शन एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान लो कि आपके एग्जाम में आ गया, बस मान लो कि ये तो सेक्शन है तो बहुत बड़ा, है तो बहुत बड़ा, बट ये मान के चलो ये एग्जाम में आपके डल चुका है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? देखो, सेक्शन 8 कहता है कि अगर आप कोई कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनाना चाहते हो, किसके लिए बनाना चाहते हो? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल जाएगा, जब आपकी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल जाएगा, तो आरओसी क्या करेगा? आपकी नॉर्मल कंपनी को, आपकी नॉर्मल कंपनी को कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मल कंपनी को कन्वर्ट कर देगा कौन सी कंपनी में? सेक्शन 8 कंपनी में। आपको सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें लाइसेंस मिलेगा। और इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी का दूसरा नाम लाइसेंस कंपनी भी है। क्यों लाइसेंस कंपनी? क्योंकि इसे चलाने के लिए, सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना होता। तो नॉर्मली हम यहां पर आईएनसी 12 फाइल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आईएनसी 12 फाइल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया हमें क्या दे दो? अप्रूवल दे दो, हमारी कंपनी को सेक्शन 8 का दर्जा दे दो। रियल लाइफ अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है इसमें पीडब्ल्यू फाउंडेशन। क्या एग्जांपल है? पीडब्ल्यू फाउंडेशन। ठीक है, मैं बात फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड की नहीं कर रहा, वो अलग कंपनी है। फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड एक अलग कंपनी है और पीडब्ल्यू फाउंडेशन एक अलग कंपनी है। फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड एक नॉर्मल कंपनी, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है जो चला रही है भैया बिजनेस। लेकिन पीडब्ल्यू फाउंडेशन एक वो कंपनी है जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसका काम प्रॉफिट करने के लिए नहीं है। दूसरा अगर मैं बताऊं आपको, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ने भी खोली हुई है फ्लिपकार्ट फाउंडेशन, आपको मिल जाएगा। इवन टाटा फाउंडेशन, ये सब आपको मिल जाएंगे। जरूरी है क्या? इसके नाम के आगे बेटा, सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे ना ही लिमिटेड वर्ड लगता है और ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा, क्या सर सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड नहीं होती? होती है बेटा। अगर सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स में वो 3 बातें लिखी होंगी तो वो प्राइवेट लिमिटेड होगी, अगर वो बातें नहीं लिखी होगी वो पब्लिक लिमिटेड होगी। लेकिन इसके नाम के आगे लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, क्या सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे अगर लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा तो इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? बेटा सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, ये एक लिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होती है, बस इसके नाम के आगे लिमिटेड नहीं लिखा होता या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होता। लेकिन इसको जो मेंबर्स के जितने भी राइट्स और ड्यूटीज होते हैं वो सारे एक लिमिटेड कंपनी की तरह ही होते हैं, लिमिटेड कंपनी की तरह ही होते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं आगे चल के। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, देखो मैं तो बहुत गरीब इंसान हूं, है ना, हम अमीरों की बात करेंगे। मान लीजिए नितिन सर दी गोट, नितिन सर दी गोट और जस्सी सर दी लोड, ठीक है, जस्सी सर दी लोड। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा है कि यार हम ऐसा करते हैं, एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनाएंगे? अभी जो आपने प्रोसीजर सीखा है ना, सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसके साथ बस एक्स्ट्रा क्या लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, बस उतना ही। प्रोसीजर सेम, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और एमओए और एओए नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं होंगे, थोड़े डिफरेंट होते हैं सेक्शन 8 कंपनी को। क्यों होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हम एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे, यहां से ले लें क्या, नीजा फाउंडेशन ले ले, नितिन का नी ले लेते हैं और जस्सी का जा ले लेते हैं, नीजा फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है, नीजा फाउंडेशन। ओके, ये काम क्या करेगी? सेक्शन 8 कंपनी किस लिए लाए हैं? इन्होंने कहा हम एजुकेशन सेक्टर में लेकर आएंगे। किसमें लेकर आएंगे? एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अब ये कंपनी एजुकेशन सेक्टर में लेकर आए हैं, लेकिन यहां पर हम प्रॉफिट कमाना, हमारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा इंटेंशन क्या है? चैरिटी करना। और इसीलिए ये कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, ये क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन, अगर आपको याद होगी तो ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम ना ऑनलाइन स्कूल खोलते हैं। क्या खोलते हैं? ऑनलाइन स्कूल, जिसकी फीस हम पता कितनी रखेंगे? हम फीस रखेंगे 100 रुपीज एनुअल फीस ओनली। कितनी फीस रखेंगे? एक बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है तो हम पूरे साल की फीस मात्र 100 रुपए लेंगे। पूरे साल की फीस हम कितनी लेंगे? मात्र 100 रुपए। सर फ्री क्यों नहीं दे रहे? बेटा चैरिटी का मतलब यह नहीं होता है कि हर चीज हम फ्री करें, है ना। चैरिटी का मतलब यह होता है कि भैया हम जो है एक भला तो कर रहे हैं ना। क्या भला नहीं हो रहा है? यहां पर 100 रुपए में अगर हम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज एनुअल फीस हम रखेंगे हर स्टूडेंट की। जैसे ही इन्होंने अपना निजा फाउंडेशन से स्कूल खोला, ऑनलाइन स्कूल लॉन्च किया, पता है क्या हुआ? 1 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ बच्चों ने इनरोल कर लिया। क्या आप यकीन करोगे? 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने 100 रुपए पे कर दिए और कंपनी को कितना रेवेन्यू आ गया? 100 करोड़ रुपीस। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखना जरा, मल्टीप्लीकेशन मेरी थोड़ी कैलसी नहीं है मेरे पास, जरा चेक कर लो। 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आ गया। अब 100 करोड़ का रेवेन्यू तो आ गया, 100 करोड़ का रेवेन्यू तो आ गया, लेकिन इन्होंने जो टीचर हायर करे, जो सेटअप लगाया, उसका खर्चा पता कितना आया? ऑनलाइन क्लास चलाने का खर्चा, सेटअप वेटअप सब करके जो खर्चा आया, वो आया मात्र 20 करोड़ रुपए। मात्र आया 20 करोड़ रुपए। टोटल जो एक्सपेंडिचर इनका हुआ, टीचर्स की फीस ले लो स्कूल के, या उनको जो घर पे ऑनलाइन सेटअप लगा के दिया, वो सारा खर्चा, कितना पैसा सरप्लस बच गया? 80 करोड़ रुपीस का क्या बच गया? सरप्लस बच गया, ठीक है। अब नितिन सर और जसमीत सर कहते हैं कि ये 80 करोड़ रुपीस हम क्या कर लेते हैं? आपस में लोगों का भला तो हम करना चाहते थे, कर दिया ना। लोगों का भला हम करना चाहते थे, हमने लोगों का भला कर दिया। इस 80 करोड़ में 40 करोड़ नितिन सर ले जाना चाहते हैं एज डिविडेंड, और जसमीत सर ले जाना चाहते हैं बाकी के 40 करोड़ एज डिविडेंड। बट लॉ कहता है अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को, सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को, भले ही कितना भी सरप्लस क्यों ना हो, कितना ही सरप्लस क्यों ना हो, अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना क्या है? प्रोहाइबिटेड है, प्रोहाइबिटेड है। जसमीत सर और नितिन सर डिविडेंड नहीं ले सकते इस कंपनी से। और इस कॉन्सेप्ट पर बार बार कई बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है कि एक सेक्शन 8 कंपनी है जो प्लान कर रही है, उसके पास बहुत पैसा है और वो देना चाह रही है डिविडेंड, वो देना चाह रही है डिविडेंड, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सर फिर इस 80 करोड़ का क्या करेंगे? ये जो इतना पैसा आ गया, हम बांट तो पा नहीं रहे हैं,
लॉ कहता है जितना भी सरप्लस पैसा आपके पास है उस सरप्लस का सिर्फ एक ही इस्तेमाल कर सकते हो टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट्स, टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप इससे और टीचर्स हायर करो और स्कूल खोलो, पैसा आ गया, ऑफलाइन स्कूल खोल दो, लेकिन ये जो पैसा लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा, ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में लगेगा, ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में लगेगा। सर मान लो अगर इन्होंने डिविडेंड बांट दिया, मान लो अगर कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया तो क्या होगा सर? कंपनी के अकाउंट में पैसा था, उन्होंने नितिन सर को 40 करोड़ ट्रांसफर कर दिया, जसमीत सर को ट्रांसफर कर दिया, क्या होगा बेटा? उस केस में सबसे पहले तो क्या होगा, सेक्शन 8 कंपनी ने क्या वायलेट कर दिया? सेक्शन 8 कंपनी ने सेक्शन 8 ही तोड़ दिया। और अगर सेक्शन 8 कंपनी ने सेक्शन 8 ही तोड़ दिया तो ऐसी कंपनी का लाइसेंस क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी? लाइसेंस को कर देगी रिवोक। रिवोक का मतलब होता है विड्रॉ करना, वापस ले लेना, और ये कंपनी बन जाएगी नॉर्मल। और अगर उन्हें लगा कि नहीं सिर्फ कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा, इस कंपनी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सिर्फ रिवोक के बाद या तो इसे वाइंड अप भी कर सकती है, मतलब बंद भी करवा सकती है, या इसे किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट बोलो या मर्ज बोलो, अमलगमेट करा सकती है। बट जो अमलगमेशन होगा वो किसके साथ होगा? विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी, विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी। सर लेकिन वो जो और पेनल्टी अलग लगेगी। अरे रुक तो जाओ, सेक्शन 8 पे पेनल्टी अलग लगेगी, नितिन सर और जसमीत सर पे पेनल्टी अलग लगेगी, और वो पैसा उन लोगों से वापस भी लिया जाएगा, पैसा भी वापस लिया जाएगा, पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो आप ऐसा ये नहीं कर सकते कि इस तरह की गलत चीजें करें। तो यही मेन डिफरेंस है। अगर आप मुझसे पूछो कि सर पीडब्ल्यू फाउंडेशन मान लो सस्ते में पढ़ा रहा है, पीडब्ल्यू फाउंडेशन मान लो सस्ते में पढ़ा रहा है, और एक कंपनी है जो फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सस्ते में पढ़ा रही है, ये भी सस्ते में पढ़ा रही है। मान लो ये दोनों कंपनियां अपने स्टूडेंट्स को सस्ते में पढ़ा रही हैं। ये सेक्शन 8 कंपनी है और ये नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी, इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी है ना। तो यहां पर मेन डिफरेंस ये है कि ये अपना सरप्लस डिविडेंड में नहीं बांट सकती, ये अगर सरप्लस जो है डिविडेंड में नहीं बांट सकती, बट ये कंपनी जितना भी सरप्लस कमा रही है ये अपने मेंबर्स को एज डिविडेंड फ्रीली बांट सकती है, फ्रीली बांट सकती है। सर ऐसा भेदभाव क्यों? अबे भाई तूने सेक्शन 8 कंपनी किस लिए खोली थी? अपना भला करने के लिए खोली थी कि दूसरों का भला करने के लिए खोली थी? दूसरों का भला करने के लिए खोली थी ना सेक्शन 8 कंपनी। तो तू खुद का भला क्यों कर रहा है भाई? अगर खुद का भला करना था तो सेक्शन 8 क्यों बना? नॉर्मल कंपनी बन और अपना भला करता रहे, है ना, अपना भला करता रहे। क्या यहां तक सबको ओके है? बताइए, बताइए ना। अच्छा चलिए आइए इस बात को समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चा ये बोल रहा है सर मेंबर्स को सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी ओपन करने का क्या फायदा है? ओपन करने का क्या फायदा है? करेंगे ही क्यों? ठीक है, हम सेक्शन 8 कंपनी क्यों कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्यों करेंगे? तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, ये एक भिखारी है जो पैसे मांग रहा है, ये एक भिखारी है जो क्या मांग रहा है? पैसे मांग रहा है, ठीक है, पैसे मांग रहा है। ओके, इसे नितिन गोट ने, ये अमीर आदमी है नितिन गोट, इन्होंने इसे 1000 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 1000 रुपए दे दिए।
जब हम किसी का भला करने के लिए 1000 रुपए देते हैं तो भिखारी ने बदले में हमें क्या दिया? भिखारी ने बदले में हमें क्या दिया? हमने तो उसे 1000 रुपए दे दिए, बट बदले में उसने हमें क्या दिया? यस, दुआ दी, बट एक्चुअली में तो कुछ नहीं दिया। दुआ तो आप मुझसे ऐसे ही ले लो, मैं तुम्हें सबको दुआ देता हूं, मैं तुम्हें सबको दुआ देता हूं कि तुम लोग सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ। लाओ सारे फटाफट 1000 रुपए गुरप्रीत सर को फटाफट से पेटीएम कर दो, है ना। एक्चुअली में तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, एक्चुअली में तो कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। क्या हम सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करके पैसा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप कन्वर्ट तो कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पैसा नहीं ले पाओगे। कन्वर्ट हो जाएगी, जो एग्जिस्टिंग पैसा होगा वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ओके सर, आइए आगे चलते हैं। अभी तक मैंने सेक्शन पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो बस मैं बातें कर रहा था। आइए चलिए, सो लेट मी स्टार्ट रीडिंग दिस। क्या लिखा है? द अंडरलाइंग पर्पस, मतलब मेन पर्पस क्या है कंपनी को बनाने का? सेक्शन 8 के अंदर कोई भी कंपनी बना रहा है, उसका मेन पर्पस है नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, वो चैरिटेबल या सोशल ऑब्जेक्ट्स के लिए करना चाहता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है टाटा फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, ये सेक्शन 8 कंपनी के एग्जांपल है। और आपको इसमें एक बड़ी खास बात दिखेगी, देखो एनपीएल, एनपीएल, एनपीएल का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस। एनपीएल का मतलब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट। इसके सिन देखकर आप पहचान जाओगे कि ये सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं। एनपीएल मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस, नॉट फॉर प्रॉफिट, तो एनपीएल नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस। यहां पर भी देखो नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस, बाकी सब है, अनलिस्टेड है, एक्टिविटी लिखी हुई है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मेन क्या डिफरेंस है? एनपीएल मेंशन है, तो सिन देखकर ही पता चल जाएगा कि ये सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं है, ये सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं है। और ऐसी कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेती हैं? लाइसेंस लेती हैं, ठीक है, लाइसेंस लेती हैं। नीचे का ये वाला जो बॉक्स है इसे आप कट कर देंगे। सर ये वाला बॉक्स आप क्यों कट करवा रहे हो? क्योंकि जब आप इसे पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे ये यहीं पर सेक्शन 8 में जगह जगह पर कवर है, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है इस बॉक्स को, ठीक है। ओके सर, चलिए अब स्टार्ट हो रहा है सेक्शन, अब स्टार्ट हो रहा है एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लाइसेंस देने की। लेकिन एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इस पावर को डेलीगेट कर दिया आरओसी को। यानी पार्लियामेंट ने पावर किसको दी थी? पार्लियामेंट ने सेक्शन 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी लाइसेंस देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए उसने अपना ये वाला काम, कौन सा काम? सेक्शन 8 कंपनियों के लिए लाइसेंस अप्रूव करने का काम किसको दे दिया है? आरओसी को दे दिया। आज भी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाकर अपना यह काम आरओसी को दे दिया। और ऐसे आप आगे देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बड़े सारे कामों को जो उसको करने चाहिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को करने चाहिए थे, उसने यह काम या तो आरओसी को दे दिया या तो रीजनल डायरेक्टर को दे दिया। या तो आधा काम कह रहा है तुम देख लो, कह रहा है ये वाला काम तुम देख लो। यानी आज की तारीख में जब आप सेक्शन 8 कंपनी के लिए अप्लाई करोगे ना ऑनलाइन, तो वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही है, वो एप्लीकेशन आरओसी के पास जा रही है, ठीक है। ओके, ये कब देते हैं?
ये कब देते हैं? अगर ये प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है कि भैया आप जो भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन लाइसेंस लेने आया है, लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस लेने आया, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी हमेशा क्या होगी? सेक्शन 8 कंपनी हमेशा एक लिमिटेड कंपनी होगी। हम उसमें 3 बातें चेक करेंगे। कौन कौन सी 3 बातें? सबसे पहली बात, उसके मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बिजनेस करना ऑब्जेक्ट होना चाहिए या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए? बिजनेस करना या चैरिटेबल? बिजनेस करना या चैरिटेबल? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो उसका ऑब्जेक्ट होगा प्रमोट करना, या तो कॉमर्स को, या तो आर्ट को, या तो साइंस या स्पोर्ट या एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट। एनी अदर में जैसे हेल्थ केयर हो सकता है ना, हॉस्पिटल्स खोल दे वो कंपनियां, गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स खोल दे, सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज का भी हो सकता है ना। हो सकता है डॉग केयर हाउस खोल दे, सब कुछ चैरिटेबल ही है, प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहे ना हम लोग। सो फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। दूसरा, वो अपने प्रॉफिट्स को, अगर इस कंपनी को कोई सरप्लस होता है, कोई प्रॉफिट होता है, जैसे हमारे केस में 80 करोड़ का हुआ था, तो उसका इस्तेमाल कहां करेंगे? उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स में ही लगा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स में प्रमोट करने के लिए लगा सकते हैं। और तीसरा, ये कंपनी कभी भी प्रोहाइबिट कर दी गई है। किसके लिए प्रोहाइबिट कर दी गई है? अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे करने के लिए। यानी सेक्शन 8 कंपनी चाह कर भी भले ही हजारों करोड़ों का सरप्लस हो, वो अपने मेंबर्स को प्रॉफिट नहीं दे सकती। वो 1000 करोड़ कहां पर लगाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी का जो ऑब्जेक्ट था उसमें लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये बॉक्स पढ़ने के पहले ही मुझे बताओ, क्या एक 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है? या क्या एक सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल सकता है? बस इतना बता दो, स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल सकता है या नहीं मिल सकता? क्या एक 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है कि नहीं? और सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? ये बता दो। ये कोई नया नहीं है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस यहां पर क्लैरिफाई कर रहा हूं। 1 पर्सन कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती, ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी। और स्मॉल कंपनी कभी, सेक्शन 8 कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता, ये बात हमने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ ली थी। सो यही बात यहां पर लिखी है, देखो उन्होंने यही लिखा है, यहां पर प्रोहाइबिट करा हुआ है, ओपीसी को प्रोहाइबिट करा हुआ है कि वो इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट नहीं हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी में। और एक स्मॉल कंपनी को कभी भी सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब पार्टनरशिप फर्म, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, कौन से एक्ट की बात कर रहा हूं मैं? पार्टनरशिप एक्ट की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कहां गया भैया? ये रहा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जितनी पार्टनरशिप बनती हैं वो सारी क्या सेपरेट लीगल पर्सन होती है? द आंसर इज नो सेपरेट लीगल पर्सन। ये सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होती। पार्टनरशिप, जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है, दे आर नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सन, तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, क्या पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की मेंबर या सब्सक्राइबर टू एमओए बन सकती है? कि बिकॉज अगर आप सब्सक्राइबर टू एमओए बनोगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर बन जाओगे। क्या बन सकते हैं? सो द आंसर इज नो। एक पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, एक पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, क्योंकि एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी के मेंबर
या किसी कंपनी के सब्सक्राइबर्स टू एमओए नहीं बन सकते। लेकिन इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है, इस जनरल रूल का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है जो लॉ ने अलाउ करा है कि पार्टनरशिप फर्म, ओ पार्टनरशिप फर्म, अगर तुम चाहो तो तुम एक सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकते हो, और इसी पे आएगा एमसीक्यू, इसी पे आएगा एमसीक्यू। ठीक है, इसी पे एमसीक्यू आएगा। वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा, मैं बताता हूं। कैन पार्टनर, ऐसे ऑप्शन देगा, कैन पार्टनरशिप फर्म बिकम मेंबर ऑफ ABCD प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो आप कहना सी, सी से कैटरीना, सी से कैटरीना कह देना, सी से कैटरीना कह देना। तो यही बात यहां पर लिखी है, MCQ, अ पार्टनरशिप फर्म में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। कह रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, ओ पार्टनरशिप फर्म, तुम चैरिटी करने का काम कर सकती हो, तुम चैरिटी करने का काम कर सकती हो डिस्पाइट। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड होती है। लेकिन क्या कंपनी के नाम के आगे, क्या कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लिखा होगा या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड? सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे ऐसा नहीं लिखा होता। सो भले ही इस केस में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, भले ही सेक्शन 8 के केस में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इस कंपनी के नाम के आगे नहीं लिखे जाते, इस कंपनी के नाम के आगे नहीं लिखे जाते। लेकिन जैसे ही इसे लाइसेंस मिलता है, जैसे ही इसे लाइसेंस मिलता है, ये कंपनी एंजॉय करती है, ये कंपनी क्या करती है? एंजॉय करती है वो सारी प्रिविलेजेस, वो सारे राइट्स, वो सारी ड्यूटीज, वो सारे राइट्स, वो सारी ड्यूटीज जो एक लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं, जो एक लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं। और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो लाइसेंस देते हुए क्या वो कोई कंडीशन लगा सकती है? क्या वो लाइसेंस देते हुए क्या वो कोई कंडीशन लगा सकती है? द आंसर इज यस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस के पीछे कंडीशंस लगाकर दे सकती है। कोई भी कंडीशन जो उसको लगता है कि इस कंपनी पर लगानी चाहिए, वो उस लाइसेंस के नीचे लिख देगी कि तुम्हें ये कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें लाइसेंस दे तो रही हूं, मैं तुम्हें लाइसेंस दे रही हूं, लेकिन तुम्हें इन कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें इन कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या समझ नहीं आया बेटा वैभव? सर समझ नहीं आया बेटा, क्या नहीं समझ आया? कंपनी क्या होती है ये नहीं समझ आया बेटा वैभव? बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है ये नहीं समझ आया? या कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का डिफरेंस समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? कंपनीज एक्ट क्या होता है वो नहीं समझ आया? समझ नहीं आया सर। चलिए, ओके सर, ओके सर, ये बात हम समझ गए। आशीष, विच सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग? बेटा कोई भी सब्जेक्ट बेटा इंटर में स्कोरिंग नहीं है बेटा आशीष, कोई भी सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है बेटा। सब में 35-40 के करीब मार्क्स आते हैं बेटा आशीष, सब में। मान लो मुश्किल होता है 40 भी लाना बेटा इंटरमीडिएट में आशीष बेटा। यस गुरप्रीत सिंह। और बताओ, और कोई है जिसको नींद नहीं आ रही है? उसकी भी मैं नींद ठीक कर देता हूं।
क्या सेक्शन 8 कंपनी, एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या निजा फाउंडेशन, क्या निजा फाउंडेशन, निजा फाउंडेशन नितिन सर, नितिन सर एंड जसमीत सर को, नितिन सर एंड जसमीत सर को, क्या निजा फाउंडेशन नितिन सर एंड जसमीत सर को, नितिन सर एंड जसमीत सर को, ठीक है, सैलरी दे सकती है? मुझे बताओ सैलरी किसे दी जाती है? सैलरी दी जाती है एम्प्लॉइज को। पहले तो यह कॉन्सेप्ट सीधा रखो कि सैलरी एम्प्लॉइज को दी जाती है। अगर वो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, मेंबर्स को सैलरी नहीं दी जाती। हां, अगर वो कंपनी के एम्प्लॉइज भी हैं, अगर वो कंपनीज के एम्प्लॉय भी हैं तो उन्हें सैलरी दी जाएगी, उन्हें सैलरी दी जाएगी, बट उसके लिए उन्हें एम्प्लॉय होना चाहिए, उसके लिए उन्हें एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो सैलरी क्यों मिलेगी भैया? सैलरी तो तब मिलेगी ना जब वो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, है ना सर। मतलब हम फिर 80 करोड़ रुपए बांट दें, जसमीत सर और नितिन सर को 40 करोड़ की सैलरी इन्हें दे देंगे, 40 करोड़ की सैलरी इन्हें दे देंगे। कैसा लगा सर मेरा आइडिया? कैसा लगा सर मेरा आइडिया? नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है कि आप कितनी भी सैलरी दे दोगे, आप रीजनेबल सैलरी दोगे ना, रीजनेबल सैलरी दोगे कि नहीं दोगे? रीजनेबल सैलरी दोगे आप, रीजनेबल सैलरी, ठीक है, जो जस्टिफाई हो सके, जो जस्टिफाई हो सके। हाँ, टैक्स लगता है कि नहीं सेक्शन 8 कंपनी में? मुझे बताओ, सेक्शन 8 कंपनी में टैक्स लगता है या नहीं? यह बात कंपनीज एक्ट में लिखी होगी या यह बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी होगी, यह बताना। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता, यह बात इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई होगी या यह बात कंपनीज एक्ट के अंदर। सोचना थोड़ा इस बारे में कि क्या यह बात कंपनीज एक्ट में लिखी होगी कि सेक्शन 8, यहां पर लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी बनती कैसे है, सेक्शन 8 कंपनी का प्रोसीजर क्या है, वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई है ना। चलो, कल हम इस सेक्शन को खत्म करेंगे, आज तो ये खत्म नहीं हो पाएगा। आइए, अभी ये क्या हो गया? हाँ, पता नहीं क्या हो गया था, मैं डर गया। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इस सेक्शन को उड़ा देंगे, कल का टारगेट यही रखेंगे। सेक्शन 8 कितना बचा है? ज्यादा नहीं बचा है। सेक्शन 8 उड़ा देंगे कल, सेक्शन 9 उड़ा देंगे, सेक्शन 4 भी उड़ा देंगे। क्या सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं? द आंसर इज यस, सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। चलिए, होमवर्क दे दीजिए और बता दीजिए कितना नोट डाउन करना है। ठीक है बेटा, होमवर्क दे देता हूं। आज होमवर्क में आप ले लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना। अबे क्वेश्चन नंबर 3 ले लो यार। चलिए, राइटिंग होमवर्क में आज ले लीजिए, राइटिंग होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ओके। सर हैंड रिटन नोट्स में क्या लिखना है? अबे दिखा रहा हूं, चैन से मत जीने दिया करो मुझे। हैंड रिटन नोट्स में क्या लिखना है? आइए, हैंड रिटन नोट्स में मैं तुम्हें बताता हूं, सब कुछ लिखा हुआ है यार। आज मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत है, ठीक है। कल जब सेक्शन 8 हो जाएगा तब लिखना, आज मत लिखना। आज हैंड रिटन नोट्स में कुछ मत लिखना, कल बताऊंगा। आज कुछ नहीं लिखना क्योंकि पहले ही मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया था, अभी सेक्शन 8 कंप्लीट नहीं हुआ है, कल बताऊंगा। ठीक है, तो सेक्शन 8 अभी लिखने की, कल जब कंप्लीट हो जाएगा
फिर लिखना क्वेश्चन 3 है ही नहीं। अबे वंश कद्दू बच्चे, ओ कद्दू बच्चे, अबे ये जो क्वेश्चन 3 है ये आईसीआई मॉड्यूल का नहीं है, ये पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक का है। मैं क्वेश्चन बैंक से दे रहा हूं। आईसीआई मॉड्यूल तो मैंने कल ही लिख दिए थे दोनों। चलिए, एक बच्चे का छोटा सा डाउट था, मैं वो आंसर कर देता हूं। बहुत परेशान कर रहा था वो मुझे, वो आंसर कर देता हूं। वो कह रहा था सर मैं जी नहीं सकता, उसने मुझे कहा सर मैं जी नहीं सकता हूं, सर मैं जी नहीं सकता हूं, मैं जी नहीं सकता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? सर मुझे रात को नींद नहीं आ रही सर, मुझे नहीं पता चल रहा सर हॉरिजॉन्टल सब्सिडरी क्या होती है। हॉरिजॉन्टल सब्सिडरी जो आपने बोला था और वर्टिकल सब्सिडरी क्या होती है मुझे समझ ही नहीं आया सर। मैंने कहा बेटा तेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटा ये तेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। कह रहा नहीं सर मुझे रात को नींद नहीं आ रही है सर, बता दो सर वरना मैं देख लो सर आपकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है भाई, सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले। चलिए पहले तुम्हें हॉरिजॉन्टल सब्सिडरी से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस समझना पड़ेगा। सब्सिडरी तो बेटा दूर की बात है, तुम्हारी बेटा लॉ की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मुझे पता चल गया। तुम्हारी प्रॉब्लम है इंग्लिश की, तुम्हारी प्रॉब्लम इंग्लिश की है, ठीक है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल होती है ये, ऐसे लाइन खींचोगे इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ऐसे लाइन खींचोगे इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है। यहां तक क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। यस सर, यहां तक हमें क्लियर हो गया, यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब देखो ये ए लिमिटेड है, इसकी एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है डी लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है ई लिमिटेड। तो यहां पर कौन सी लाइन बनी? हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। समझे कि नहीं समझे? इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। सो ये आपकी हॉरिजॉन्टल सब्सिडरीज हैं। हॉरिजॉन्टल सब्सिडरीज भी नहीं बल्कि आप बोलो हॉरिजॉन्टल लेयर, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेयर बन रही है, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी ए लिमिटेड, पी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ठीक है, डी लिमिटेड, ये आपकी बन रही है वर्टिकल लेयर, ये आपकी सब्सिडरीज की, ये ए लिमिटेड की सब्सिडरी। लेकिन लॉ कहता है आपको एक तो ये अलाउड है लेयर 1, ये अलाउड है लेयर 2 और दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, बट छोड़ो उन सब चीजों को। बट ये आई होप आपको हॉरिजॉन्टल लेयर और वर्टिकल लेयर समझ आ गया होगा। मुस्कान बेटा इसका आंसर मैं कर चुका हूं, ठीक है, इसका आंसर मैं कर चुका। अमन वर्मा पढ़ाई। चलिए यार, चलिए ठीक है, बस यार बस यार बस, चलो कल मिलेंगे, अब कल मिलेंगे, ओके। चलिए टाटा बाय बाय।